नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ता की बात सुनने के बाद जज कृष्णा दीक्षित ने कहा कि वो भावना से नहीं, सिर्फ और सिर्फ कानून से चलने वाले हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने बाकायदा कुरान की एक कॉपी भी मंगवाई और कहा कि क्या कुरान में ये लिखा है कि हिजाब जरूरी है। तो याचिकाकर्ता के वकील ने कुरान की आयतों का हवाला देते हुए हिजाब की मान्यता बताई और इसके साथ ही याचिकाकर्ता के वकील ने केरल हाई कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया और बताया कि कुरान में सिर को न ढकना हराम माना गया है और लंबी स्लीव वाली ड्रेस न पहनना भी इसी श्रेणी में आता है। ये बात उन्होंने केरल हाई कोर्ट के फैसले के पैरा 29 के आधार पर की है। आपको बता दें कि ये सारा विवाद पिछले महीने जनवरी में तब शुरू हुआ था जब उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय में 6 छात्रों ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी और विवाद इस बात को लेकर था कि प्रशासन ने छात्राओं का हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वो फिर भी पहनकर आ गई थी और इस विवाद के बाद से ही दूसरे कॉलेजों में भी हिजाब को लेकर बवाल शुरू हो गया और कई जगहों पर पढ़ाई भी प्रभावित हुई। हालांकि अभी इस मामले पर कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया, जिसके लिए बुधवार को हाई कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। और इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। इसके साथ ही 3 दिन तक राज्य के सभी स्कूल कॉलेज को बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं कर्नाटक सरकार की तरफ से। के सेक्शन जो है सेक्शन जो है 15/1 आर्टिकल 15/3 इसके अगर अंदर हम देखेंगे, इसके साबित करता है कि हम जो है अपना हिजाब डालकर या जो भी ड्रेस कोड हमारा है हम वो पहनकर जो है हम अपना एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तो इसमें नुकसान क्या है? इससे पहले बहुत सारे जो है मुस्लिम लीडर्स जो हैं, लेडीज जो हैं, स्कॉलर्स बनी हैं, डॉक्टर्स बने हैं, मेडिकल फील्ड के अंदर हैं, इंजीनियर हैं, उन लोगों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, तो आइंदा आने वाली पीढ़ी को कैसे नुकसान पहुंच रहा है? हम तो हिंदुस्तानी सभ्यता और कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें क्या नुकसान है? बस यही हमारा ये है मुतालबा है कि हमको जो है इंसाफ मिलना चाहिए और सर ढांक कर चाहे हो, हम यूनिफॉर्म फॉलो करते हैं, हम कोई अश्लीलता नहीं दिखा रहे, पूरे बदन को ढांक रहे हैं, पूरे जिस्म को ढांक रहे हैं, शरीर को ढांक रहे हैं और बस एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं। अगर इसमें कोई नुकसान है तो वो हमारे सामने लेकर आए, बस इतना ही। हमारा दिक्कत ये नहीं है हिजाब की इशू। देखो भैया, एक हर इंस्टीट्यूशन की डिसिप्लिन होता है, डेकोरम होता है और ड्रेस कोड होता है। अब उस पर भी जो है वो सियासत, उस पर भी जो है वो किस तरह से आप अपना जो है वो उसको कम्युनल तड़का उस पर लगाओ। और चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। कर्नाटक में जिस तरीके से हिजाब को लेकर के विवाद लगातार तूल पकड़ता चला जा रहा है और अभी ये मुद्दा सड़क से लेकर के संसद तक भी सुनाई दी है इसकी गूंज। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। राहुल आनंद जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राहुल आनंद जी, आप ही के पास आएंगे कि जिस तरीके से अब ये हिजाब का मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है, राज्य सरकार ने हालांकि अब 3 दिनों तक के लिए शैक्षिक संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए हैं। जो मामला सामने आया है, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उसमें जिस तरीके से जो देखा जा रहा है कि झंडे की जगह भगवे झंडे को, यानी तिरंगे की जगह भगवे झंडे को लगाया जा रहा है, ऐसे में सरकार की तरफ से कितनी बड़ी ये लापरवाही है? क्योंकि जिस तरीके से ये उग्र छात्र कहें या अराजक तत्व कहें, इन्हें जो भी कुछ कह लें, वो अगर ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे तो जाहिर तौर पर है कि मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है और अभी तूल पकड़ सकता है आगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कर्नाटक की जनता से आग्रह करूंगा कि किसी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़े और शांति बनाए रखे। सरकार सक्षम है हर एक मुद्दे को हल करने में। अगर बात करें आज के प्रसंग की, तो आज मैं उस वीडियो को देख रहा था जिसमें एक मुस्लिम महिला को कुछ हिंदू लड़के नारा लगाकर कह रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी शैक्षिक संस्था है, खास करके जो एजुकेशन हब है, वहाँ पे मजहब
मजहब नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो। और कभी भी जब हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो उसमें एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है। अगर उस ड्रेस कोड का हम पालन करते हैं तो निश्चय ही कोई भी विवाद नहीं होगी। लेकिन जो जहां तक जो तुष्टीकरण की बात अगर हम कर लें तो जो जिद या ये पुल कहाँ से पकड़ा, अगर इस पे हम जाएंगे तो ये पुल उस दिन से पकड़ा जब स्कूल के अंदर नमाज पढ़ने की बात कही गई। उस दिन से ये पुल पकड़ा और इसका विरोध किया गया। वहाँ जो हेडमास्टर थे उनको सस्पेंड भी किया गया। तो पुल पकड़ा है बात वहां से। तो ये जो जिद है कि हम पहनकर स्कूल में आएंगे ही और पहनकर ही पढ़ाई करके शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो ये गलत है। क्योंकि हर किसी के लिए अगर हम अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं तो हम सब लोग स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र कहाँ हैं? कुछ जगहों को छोड़कर, जैसे कि एजुकेशन हब को छोड़कर। अब आज जो विवाद शुरू हुआ है, कल हिंदू लड़के कहेंगे कि हम भगवा वस्त्र पहनकर जाएंगे, जो क्रिश्चियन होंगे वो कहेंगे हम कोट पैंट पहनकर जाएंगे, या अलग अलग जो भी जाति के लोग आएंगे, जिस धर्म के लोग आएंगे, वो सब अपने अपने मनमानी करेंगे। तो इस मनमानी को रोकने के लिए सरकार को एक स्टेप लेना चाहिए और जो भी मुस्लिम वर्ग के नेता हैं या हिंदू वर्ग के जो भी नेता हैं वो सब लोग बैठकर 1 to 1 बात करके इसको सॉर्ट आउट करें। जो हिंदुस्तान को रखने की बात हम करते हैं, वो हिंदुस्तान को हम कैसे रखेंगे? फर्क को, दायरे को बढ़ाकर तो नहीं रख सकते हैं, उसको कम करना होगा। और जहां तक एजुकेशन हब है वहां पर सभी लोग यूनिफॉर्म, जो सिविल माफ कीजिएगा, जो ड्रेस कोड है उसको पहनकर जाएं ताकि हर किसी के लिए समानता नजर आए। ठीक है रत्नाकर जी, आपके नेता वायनाड से ही सांसद हैं और स्थिति जिस तरीके से कर्नाटक की बिगड़ती नजर आ रही है और अभी इस मुद्दे पर तो सियासत भी होने लगी है, सियासी सुर भी सामने आने लगे हैं। कांग्रेस इसे किस नजरिए से देखती है? राहुल आनंद जी कह रहे थे कि इसको कम्युनल रंग देने का काम किया जा रहा है। तो मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कर्नाटक में आखिर में सरकार किसकी है? कर्नाटक में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, भी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही है, इंटेंशनली, मैं ये कहूंगा इंटेंशनली नहीं कर रही है क्योंकि उसको कम्युनल रंग देना है। अभी इन्होंने जो शिमोगा के एक कॉलेज में तिरंगा को उतार कर भगवा झंडा फहराया, वो क्या दिखा रहा है लोगों को? ये दिखा रहा है कि ये हिंदुत्ववादी लोग देश पे राज करना चाहते हैं। ये हिंदूवादी लोग नहीं है, ये हिंदुत्ववादी लोग हैं जिनको तिरंगे से प्यारा भगवा है। ये भगवा फहराना चाहते हैं देश के ऊपर, ये तिरंगा नहीं फहराना चाहते। ये आरएसएस के लोग हैं, ये संघीय विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने अपने मुख्यालय पे 62 साल तक तिरंगा नहीं लहराया, क्योंकि आजादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान तो रहा नहीं। कोई भी संघीय आजादी की लड़ाई में योगदान दिया नहीं, उल्टे जो है इन्होंने अंग्रेजों के पिठलगू बने रहे और जो है इन्होंने अंग्रेजों की मदद की। तो कम्युनल रंग देने का कार्यक्रम जो है ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। उसका कारण भी है, उसका कारण ये है कि ये आने वाले जो आगामी 5 राज्यों का जो चुनाव है, उस चुनाव में इनकी जो जातीय समीकरण है, जो अगर मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात ले लूं तो उत्तर रत्नाकर जी, मैसेज पूरे देश को देना होता है इनको। अभी इनके मंत्री जो दूसरे प्रदेश में बैठे हैं वो इस स्टेटमेंट पे बयान देंगे, तो वहां पे इसका इम्पैक्ट जाएगा कि नहीं जाएगा? कि बिल्कुल जाएगा। तो ये दूसरे प्रदेश में बैठे हुए जो नेता मंत्री हैं उसको हवा देने का काम करेंगे और उसका असर जो है दूसरे उत्तर प्रदेश में ही ले लीजिए। अगर जातीय समीकरण में अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बुरी तरह से हार जाएगी। एक बात बताइए राहुल, रत्नाकर जी, समीकरण बनाना, ठीक है रत्नाकर जी, जरा एक बात बताइए मुझे, जैसे आपके नेता राहुल गांधी ने भी ये बात कही है कि हिजाब के नाम पर छात्रों की पढ़ाई को डिस्टर्ब किया जा रहा है। वास्तव में अगर रूल्स रेगुलेशन का पालन किया जा रहा है, अगर ये कहा जा रहा है कि सभी छात्र एक समान हो, देखिए ये तो आप भी कहते हैं, हम भी मानते हैं
कि कोई भेदभाव छात्रों में नहीं होना चाहिए, इसीलिए ड्रेस कोड डिसाइड की जाती है कि कौन गरीब का बच्चा है, कौन अमीर का बच्चा है, ताकि ये वहाँ पर जब एजुकेशन लेने आते हैं जो बच्चा जो पढ़ने आता है, ताकि उनके मन में कोई भेदभाव ना रहे और कोई किसी का मोरल जो है वो डिमोलाइज ना हो। इसी वजह से ये तो अगर ड्रेस कोड कहा जा रहा है कि आप ड्रेस कोड पहन करके आइए, सभी बच्चे एक समान है, इसमें दिक्कत कहाँ पर आ रही है? बिल्कुल, देखिए जो ड्रेस कोड बनाया गया है, जो सरकारी नियमों के तहत जो यूनिफॉर्म की रूपरेखा तय की गई है, उस ड्रेस कोड के हिसाब से ही संस्थाओं में बच्चों को आना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं कि कोई हिजाब पहन के आए, कोई भगवा वस्त्र धारण करके आए, ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि छात्र जो होते हैं वह देश के भविष्य होते हैं और वही देश के भविष्य के साथ अगर हम खिलवाड़ करेंगे, अगर उनके मन में हम आज ही ये भावना पैदा कर देंगे तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तो हम आने वाली अपनी जनरेशन को क्या शिक्षा देंगे? वो बड़े होके क्या बनेंगे? वो तो यही देखेंगे कि हम हिंदू हैं तो पहले हिंदू के लिए काम करें, हम मुसलमान हैं तो हम मुसलमान के लिए काम करें। तो यह व्यवस्था को खत्म करने के लिए देखिए, भारत देश में सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग, सभी जाति के लोग रहते हैं। तो इस तरह का जो एक हमारा देश जो है, एक अखंड भारत का रूपरेखा जो हमारे लोगों ने तैयार किया है, उसको, उसकी संस्कृति को हम जाया नहीं जाने देंगे। इस तरह से भगवाकरण की जो राजनीति करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, इसको हम सफल नहीं होने देंगे। भगवाकरण नहीं करना चाहिए। हम मानते हैं कि अगर स्कूलों में तिरंगा फहराया जा रहा है तो तिरंगा ही फहराना चाहिए, वहां पर भगवा झंडा नहीं फहराना चाहिए। लेकिन ये बात भी आपने ठीक कही है कि आप इसके समर्थन में, लेकिन ये समर्थक में नहीं है कि कोई हिजाब पहन करके आए, ड्रेस कोड पहन करके आए, यही होना चाहिए। लेकिन आपके नेता की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। आपके नेता ने साफ तौर पर यह कहा है, सदन के अंदर भी कहा है कि बिल्कुल, लोकसभा में भी हमारे नेता ने बयान दिया है। लोकसभा में भी जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो सरकारी नियम है, उसी के तहत यूनिफॉर्म पहन के ही आना है, उन्होंने बहुत क्लियरली लोकसभा में कहा है। तो इसमें कोई दो राय की जरूरत नहीं है कि कोई एक पक्ष को हवा दे रहा है, दूसरे पक्ष को जो गाली दे रहा है, इस तरह का कोई है। ये देश के नौनिहाल है। इन नौनिहाल के बीच में हमें किसी भी तरह की धर्म, संप्रदाय, जाति की भावना को नहीं भरना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है क्योंकि कर्नाटक में उनकी सरकार है। अगर वो चाहती तो कॉलेज में तिरंगा की जगह भगवा नहीं फहराने देती, लेकिन इन्होंने जानबूझ के ये किया क्योंकि इनको हवा देना है और लोगों के बीच हिंदू और मुसलमान का तुष्टीकरण की राजनीति करना है। इनको ये ध्रुवीकरण की राजनीति करना है। आने वाले चुनाव में राहुल आनंद जी से ले लेते हैं। राहुल जी, आपने आरोप सुने होंगे, रत्नाकर जी ने तमाम सारे आरोप लगाए हैं कि वास्तव में ये एक जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसको देखते हुए ये आप करवा रहे हैं। सीधा सीधा आरोप है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, ऐसा आप होने ही क्यों दे रहे हैं? जिस तरीके से कुछ स्कूलों में जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से एक छात्रा के सामने जो तस्वीर सामने आई है, कुछ बच्चे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, वो अल्लाह अकबर कह रही है बच्ची, उसके बाद तमाम सारी ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये होने ही क्यों दे रहे हैं आप भाई कर्नाटक में? देखिए, कोई भी सरकार किसी भी राज्य में हो, वो किसी भी प्रकार के घटना को घटने से रोक नहीं सकती है। ये कठोर सत्य है। दूसरी बात, जो एक दंगा हुआ था असम में, जिसकी नींव रखी गई थी महाराष्ट्र से, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि उसमें हिंदुओं की दुकानें तोड़ी गई थी और कांग्रेस चुप रह गई थी। कांग्रेस चुप ही रह गई थी। ये कठोर सच्चाई है। और हमारे मित्र रत्नाकर जी भी आते हैं महाराष्ट्र से। मैं पूछना चाहूंगा उनसे, एक बार आप आरएसएस की संस्कृति को पलट कर देख लीजिए। जब देश आजाद हुआ था तो उसमें उन्होंने कमान संभाला था, गृह व्यवस्था आरएसएस ने संभाला था। जितनी मुझे जानकारी है महाराष्ट्र से नहीं, यूपी से आते हैं। आनंद जी आपको बता दें। नहीं, ये महाराष्ट्र में रहते हैं। हाँ, रहते वहाँ हैं, लेकिन आते यूपी से हैं। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं बात उसी की कर रहा हूँ कि आते वहाँ से, लेकिन रहते हैं महाराष्ट्र में। और मैं आपको दूसरी बात बता दूं, मैंने अब तक जितनी भी बातें कही अपने प्रारंभिक संबोधन में, मैंने न्यूट्रल बातें कही कि ये होनी चाहिए, जो घटना घटी है वो नहीं होनी चाहिए, उसकी मैं निंदा करता हूँ। लेकिन रत्नाकर जी ने बस यही कहा कि नहीं, ये रोकते हैं, ये उतावलापन दिखा रहे हैं और ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उस समय ये क्यों खामोश रह गए थे? जब लाल किला के ऊपर से जब भारत का झंडा उतार कर एक मजहब का झंडा फहरा दिया गया था, उस समय तो कांग्रेस की किसी लोगों ने प्रतिक्रिया नहीं दी थी। देना चाहिए था। ये अपना पावर जो है ना चश्मे का, अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कभी भी छात्र, अगर कोई भी छात्र, मेरा भी बच्चा है, अगर स्कूल में जाता है तो वो क्रिश्चियन स्कूल में अगर पढ़ने जाता है तो वो
भारत की संस्कृति सीखता है। और वहां पे हिंदू के भी बच्चे आते हैं, मुसलमान के भी बच्चे होते हैं और क्रिश्चियन के भी बच्चे होते हैं। सब में समानता, जब सर्व समानता की हम बात करते हैं तो उसमें सभी वर्ग, सभी लोग समान आते हैं। और ये जो, जहां तक मैं इस बात की कठोर निंदा करता हूं कि जो घटना घटी है वो नहीं घटनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के हमारे मित्र इसको बताते नहीं, इसके ऊपर वो प्रतिक्रिया देते हैं और वो तुष्टीकरण करते हैं मुसलमान के फेवर में। यही मुसलमान आज नहीं समझ पाए हैं। मैं एक बात और कहूं, ये आरएसएस को बार बार घेरते हैं, लेकिन क्या आरएसएस को घेरने से अगर एक कोई खराब निकलता है तो क्या पूरा समूह खराब हो जाता है? अगर ऐसा है तो फिर पंजाब पे चुप क्यों रहते हैं? जब इंदिरा गांधी नहीं, ये की सभी हत्या लोग करने करते हैं, ये वाले सभी लोग लोग, करते हैं, आप भी करते हैं। ठीक है, राहुल जी आपको रोकेंगे यहाँ क्यों पर, करते हमारे हैं? राहुल जी यहाँ पर रोकेंगे। हमारे साथ फरहत अली खान जी जुड़ चुके हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है फरहत अली खान जी। खान साहब, आप देख रहे होंगे कर्नाटक में इस समय जो मुद्दा तूल पकड़े हुए है हिजाब को लेकर के, कि वहां पर 6 छात्राएं हिजाब पहन करके जाती हैं विश्वविद्यालय में, प्रशासनिक अमले द्वारा मना किया जाता है उन्हें विश्वविद्यालय के द्वारा, बावजूद इसके वो पहन के जाती हैं। उन्हें कहा जाता है कि ये अलाउ नहीं है, और अब ये मामला दरअसल तूल पकड़ता चला जा रहा है। जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई हैं वहां कर्नाटक में, कि कुछ छात्र जो हैं एक मुस्लिम छात्रा के सामने जाते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं, उस छात्रा को परेशान करते नजर आ रहे हैं, जो वीडियो में देखा जा सकता है। और उसके बाद वो छात्रा अल्लाह अकबर कहती है। तो ये जो स्थिति बनती नजर आ रही है कर्नाटक में, पैनिक स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि विद्यालय में जिस तरीके से वो तिरंगा उतारा गया, भगवा झंडा फहराया गया, इसे किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं देर से शामिल हुआ, इसके लिए क्षमा, और आपने शामिल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं मुस्लिम विद्वान हूँ, जहाँ मैंने एमए उर्दू से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, वहाँ हिंदी से भी मैंने एमए किया है और समाज पर बहुत तीखी नजर रखता हूँ। अभी मैं टीवी देख रहा था तो हिजाब पर, क्योंकि 3 दिन से मैं आपके न्यूज चैनल पर बराबर हूँ, और हिजाब का मतलब भी मैंने बता दिया कि इस्लाम में हिजाब पहनना बहुत जरूरी है। लेकिन इस्लाम में यही नहीं है कि आप हिजाब पहने और मतलब कोई उसमें आसानी ना हो, सहूलत ना हो, जिसको मैं कहता हूँ कि इस्लाम इतना कट्टरपंथी का भी कहीं पर धर्म साबित नहीं होता कि उसमें शिथिलता ना हो। जब इस्लाम ये कहता है और कुरान भी कहता है, इकरा रब्बे कल्लज़ी, मतलब पढ़ो रब का नाम लेकर, पढ़ाई के ऊपर बात करता है। नबी कहते हैं कि इल्म हासिल करो चाहे चीन क्यों ना जाना पड़े। एक बात और बताता चलूं कि पहले 40 साल पहले, अब से लगभग, लोग ये कहते थे कि कुर्ता पैजामा और टोपी के बगैर नमाज नहीं हो सकती, और तूने कुर्ते पैजामे के बगैर जीन्स में नमाज पढ़ ली, तेरी नहीं हुई। अब नमाज इन परिस्थितियों में, जहाँ हिंदुस्तान है, इंग्लैंड है और यूरोप की कंट्रीज हैं, वहां पर ऐसा देखने में आया है कि अब जीन्स, टी शर्ट या जिस भी ड्रेस में है, बस आदमी पाक होना चाहिए, वो नमाज अदा कर सकता है। इसी के साथ साथ अभी जैसे हिजाब पर पाबंदी का है, लाजमी सी बात है, अगर आपको हिजाब में रहना है, पर्दे में रहना है तो घर रहिए, क्योंकि पर्दे का मकसद होता है, हिजाब का मतलब होता है कि हम उस बंदे से भी पर्दा करें जो हमारा जिससे हमारा खून का रिलेशन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अपने चचाजाद, मामूजाद या लोगों में शादी हो जाती है, सिवाय मामू, चचा और सगे बहन भाई को छोड़कर, तो वहाँ भी हिजाब लाजमी हो जाता है। अगर हमें हिजाब में रहना है, पर्दे में रहना है, तो अपने घर में रहें। और अगर सबक सीखना है कि हिजाब के चलते हुए या कहीं पर पर्दा को खत्म करते हुए, तो वहाँ पर एक जंग है जो माँ आयशा ने लड़ी है, जंग के मैदान में औरत आई है। मतलब उन नबी करीम से बढ़ के तो कोई चीज नहीं हो सकती। तो जो इस वक्त में जो परिपेक्ष चल रहा है, जो दोनों मेरे भाई वक्ता बैठे हैं, अभी मैं उन्हें पूरी तरीके से उनसे परिचित नहीं हूँ, वो क्या बात कर रहे थे, अभी मैं उनकी भी सुनूंगा और जो बात सही होगी उसको सही कहूंगा। तो जब हमें नमाज में ऐसी बातों की छूट है कि आप पाक हों और पढ़ें, तो फिर आप जब इल्म हासिल करने जाते हैं, अगर आप दीनी इल्म हासिल करने जा रहे हैं,
तो लाजमी सी बात है कि नकाब, हिजाब या पर्देदारी के लिए जाना है। अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो एक हिस्सा ईमान का और भी है, और वो ये है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून को मानो और उसका एहतराम करो। वो फिर मुल्क का कानून हो, सूबे का कानून हो, जिले का कानून हो या जो स्कूल का कानून हो। अगर स्कूल का कानून ये कहता है कि आप हिजाब पहनकर स्कूल में एंटर नहीं कर सकते, तो लाजमी सी बात है कि आप अपने घर से निकलिए, हिजाब पहनकर निकलिए और अपने स्कूल में जाकर आप हिजाब उतार दीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि इतिहास में चांद बीबी भी हैं, और आपने देखा होगा कि इतिहास में सानिया मिर्जा भी हैं। सानिया मिर्जा जो टेनिस कोर्ट में आज मुस्लिमों की मिसाल हैं, जो जिन्हें मुस्लिम अपना आदर्श मानते हैं। वो हैदराबाद की एक ऐसे मुस्लिम खानदान की लड़की हैं जो जहां पर खेलों का तस्वुर ही नहीं था। तो लाजमी सी बात है कि हम अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, भारत के कानून को माने, लेकिन हमारा कानून हमें ये इजाजत देगा कि हिजाब हम पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, लेकिन कोई और हमारे ऊपर ये नहीं सोच सकता, चाहे वो किसी भी दल का कोई बंदा हो, कि आप मैं मुस्लिम में पीएफआई की बात कर दूं कि वो क्या सब मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन के जाएं, तो हम उनकी भी बात नहीं मानेंगे। और अगर कोई दल या कोई संगठन ये कि आप हिजाब पहनकर नहीं आए, तो हम उनकी भी बात को नहीं मानेंगे। विवाद सिर्फ इस बात का है कि क्या स्कूल का प्रशासन चाहता है कि हम इस हिजाब पहनकर नहीं आए, या वो लोग जो ये कह रहे हैं ये हिजाब पहन कर आएंगे तो हम भगवा पहन कर आएंगे। लाजमी सी बात है भाई, वो स्कूल का प्रशासन जानेगा। लेकिन हमारी बेटियों को मैं ये कहूँगा कि आप मुसलमान हैं तो शिक्षा में आगे आइए, आप उस कॉलेज को टॉप करिए, आप अपने स्टेट को टॉप करके और टॉपर बनिए आईएएस में इंडिया की, तो लोग फख्र से कहें कि ये हिजाब पर हिजाब वाली नहीं, ये इस्लाम को मानने वाली बहन है, ये मुस्लिम बहन है जिसने आज तरक्की की। आज सरकार, कानून, पूरा समाज हर महिला के साथ खड़ा है और मुस्लिम महिलाओं पर भी खास तवज्जो दे रहा है। हो सकता है मेरे किसी भाई जो मेरे वक्ता मेरे साथ, बहुत अच्छी बात कही आपने फरहत अली खान जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिस तरीके से भाई अगर स्कूल प्रशासन इस बात को कह रहा है तो उसे मानना चाहिए। और जिस तरीके से आपने उदाहरण दिया सानिया मिर्जा जी का कि वास्तव में अगर जिसको हिजाब पहनना ही है वो घर में बैठे, और अगर प्रशासनिक स्कूल में, क्योंकि आप भी जानते हैं इस बात को कि हम और आप सभी लोग मुझे लगता है कि इस बात को मानते हैं बखूबी। हमने इस बात को पहले भी कहा कि स्कूल में किसी बच्चे के मन में कोई भेदभाव की परिकल्पना ना पैदा हो, कोई जागृत हो ऐसी, इस वजह से स्कूल में ड्रेस लागू होती है। एक जो स्कूल प्रशासन होता है वो जारी करता है, तो अगर स्कूल की ड्रेस जारी है तो उसमें पहनने में कहाँ दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही है। रत्नाकर जी, फरहत अली खान जी तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बातें कही, उदाहरण भी बिल्कुल बहुत सटीक उन्होंने दिए हैं। जी, मैं खान साहब की बातों से पूरी तरह से सहमत हूं। इन्होंने एक बात बहुत उम्दा कही है। इन्होंने कहा है कि हिजाब से ज्यादा जरूरी है वहां पे शिक्षा। अगर लड़कियां वहां पे शिक्षा पे ध्यान दें और वहां पे कॉलेज में अगर टॉप करें, तो अगर वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगी बल्कि इस मुल्क का भी नाम रोशन करेंगी। तो मैं खान साहब की बातों से बिल्कुल सहमत हूं। और इस तरह की जो अगर लड़कियां हिजाब पहन के आ रही हैं और वहां पे ये लोग हुजूम लेके आ रहे हैं जो भगवा लोगों का, तो मैं इसका बहुत विरोधी हूं। क्योंकि जैसे को तैसा जवाब देने में विश्वास रखने वाली या संघीय विचारधारा की भारतीय जनता पार्टी जो कॉलेज में भी भगवा लहराने का काम करती है, तिरंगा से प्यार नहीं करती है, उसका मैं बिल्कुल निषेध करता हूं। और यह मांग करता हूं कि इस तरह से धार्मिक उन्माद को जो है न फैलाया जाए। यह देश जो है सभी का है, हिंदू का है, मुसलमान का है, क्रिश्चियन का है, पंजाबियों का है, सभी का है, और सभी मिलजुल के सदियों से रहते आए हैं। तो एक दूसरे से नफरत की भावना जो फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल न करे, और एक दूसरे को प्यार और भाईचारे के साथ रहने दे, और अपने राजनीतिक मकसद को साधने के लिए एक दूसरे से लड़ाई नहीं। हिंदुत्ववादी मत बनिए, हिंदूवादी बनिए, मैं यही कहना चाहूंगा।
ठीक है राहुल आनंद जी, मुझे लगता है कि आप भी सहमत होंगे फरहत अली खान जी के बयानों से और संतुष्ट भी होंगे, लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने देखने को मिली, अभी आपने भी टेलीविजन स्क्रीन पर देखी होंगी कि जिस तरीके से जो कुछ छात्र भगवे कलर के जो गमछे को डाल करके वहां पर पहुंचे हैं, जाहिर तौर पर है ये वहां पढ़ाई करने तो नहीं गए होंगे, वहां उद्दंडता करने ही पहुंचे होंगे, जो इतना लश्कर सामने नजर आ रहा था। देखिए, मैं इनके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे ही देश के एपीजे अब्दुल कलाम आजाद भी थे। तो जहां तक समानता है, वो समानता सबके लिए होनी चाहिए। मैंने प्रारंभ संबोधन में कहा था, लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र ने इस पे भी राजनीति कर ली और बहुत खूब राजनीति कर ली। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जिस गेस्ट को आपने बैठाया था, जो मुस्लिम समाज के बारे में जो ज्ञान दे रहे थे, अगर इस प्रकार के लोग रहे हमारे देश के अंदर तो कभी भी इस प्रकार की सांप्रदायिकता की भावना किसी के अंदर नहीं आएगी। और मैं आपको भी आपके चैनल के माध्यम से इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार आती है जाती है, हम और आप वही रह जाते हैं और हमें समानता लाना है, एकता में समानता, अनेकता में समानता लाने का काम करना है। वो करिए। और अगर गलत मुस्लिम पक्ष है तो वो भी मुस्लिम पक्ष गलत है, हिंदू पक्ष गलत है तो हिंदू पक्ष भी गलत है, ये कहना चाहिए। मैं रत्नाकर जी से यही उम्मीद कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्र बिंदु को आप हटाइए। अगर भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर है या आप सांप्रदायिकता के जो आरोप हम पे लगते रहे ठीक बात है, केवल रत्नाकर जी नहीं बल्कि सभी पे, मतलब गलत को गलत कहने की क्षमता और सही को सही करने की कुवत होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं और सभी से ये उम्मीद भी रखनी चाहिए कि सभी लोगों को ऐसा होना चाहिए। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से कर्नाटक में हिजाब के मुद्दे को लेकर के लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है और ऐसे में सड़क से सदन तक मुद्दा उठा और ऐसे में कर्नाटक सरकार ने 3 दिनों तक शैक्षिक संस्थान को बंद करने का फैसला लिया है। मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।